सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणुका महिला अंचल में हम लोग कुछ पात्रों की चर्चा कर रहे थे। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि महिला अंचल में कोई भी पात्र जो व्यक्ति है वो प्रमुख नहीं है, बल्कि पूरा अंचल ही जो है प्रमुख है। इसलिए आंचलिक उपन्यास इसको कहा जाता है। गांव की बोली चाली भाषा रीति रिवाज परंपराओं को इस तरीके से समेटे हुए हैं फणीश्वर नाथ इसमें कि इसको आंचलिक उपन्यास का दर्जा मिलता है। और फणीश्वर नाथ खुद भूमिका में इसकी घोषणा करते हैं कि यह आंचलिक उपन्यास है। इसमें हम लोग विभिन्न पात्रों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर प्रशांत काफी प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। और इसके बाद कालीचरण की भी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। कालीचरण एक बहादुर व्यक्ति है ना, साहसी व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, कुश्ती लड़ता है। कालीचरण एक हीरो के रूप में पूरे उपन्यास में है। कालीचरण बड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति है और किसी से डरता नहीं है ना। गांव का नाज है कालीचरण, उसमें लीडरशिपिंग का भी गुण है, नेतृत्व क्षमता उसमें है कालीचरण में। तमाम प्रकार के चीजों की चर्चा हम लोग किए। कालीचरण से पहले डॉक्टर प्रशांत के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। वो अनाथ व्यक्ति थे और किस तरीके से डॉक्टर प्रशांत का लालन पालन पोषण हुआ और वो किस प्रकार से विदेश न जा करके गांव में आ करके जो है वो डॉक्टरी करने का फैसला लेते हैं, जबकि उनके पास एमबीबीएस की डिग्री थी। लेकिन बावजूद इसके जो है वो गांव में मलेरिया और काला आजार जो होता है उस बीमारी पे रिसर्च भी करते हैं और बाद में आप उनकी पूरी कहानी जानते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे, डॉक्टर प्रशांत की बात कर लिए, कालीचरण की बात कर लिए। अब हम लोग जो है कुछ अन्य प्रमुख पात्रों की चर्चा थोड़े से डिटेल में करेंगे। और पात्र की नहीं चर्चा हो रही है, पात्र के माध्यम से महिला अंचल कहानी के बारे में विधिवत आप जान पाएंगे, ठीक है। तो महिला अंचल के बारे में जानकारी पात्रों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे अब वो तहसीलदार विश्वनाथ एक इंपॉर्टेंट पात्र हैं। यद्यपि आप थोड़े बहुत तहसीलदार विश्वनाथ के बारे में आप जान रहे हैं, बालदेव के बारे में आप जान रहे हैं, सेवादास रामदास के बारे में आप जान रहे हैं। इन सभी पात्रों के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इनके माध्यम से पूरे उपन्यास में जो घटनाएं घटी है उन घटनाओं, प्रमुख घटनाओं से हम लोग क्या हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा अलग विधि से पढ़ लेंगे। ये पात्र जब हो जाएगा तो इसके बाद अलग विधि से पढ़ेंगे हम लोग का। इस तरीके से यह जो महिला अंचल उपन्यास है उसके बारे में हम लोग काफी हद तक फिर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सवाल तब आराम से आपका बनने लगेगा। हम लोग बात डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण के बाद अब हम लोग तहसीलदार विश्वनाथ की करेंगे। इस दोनों के बाद, डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण के बाद यदि कोई प्रमुख कोई व्यक्ति है तो है तहसीलदार विश्वनाथ और उसके बाद फिर बालदेव, ठीक है। तो हम लोग विश्वनाथ की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद बालदेव की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप हेडिंग डाल सकते हैं, तहसीलदार विश्वनाथ। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मार्कर हम अपना ठीक कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे तहसीलदार विश्वनाथ की। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ये हेडिंग है हमारा आज का। हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे, तहसीलदार विश्वनाथ की। आप ये देख रहे होंगे, हमने हेडिंग डाल दिया ये गोला और इसके चारों बगल विश्वनाथ से संबंधित घटनाओं का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। विश्वनाथ, तहसीलदार विश्वनाथ। तहसीलदार जो विश्वनाथ थे वो उनका 3 पुसूत से तहसीलदारी चल रहा था। पहले तो ये आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि कई टोला में बटा हुआ था। यादव टोला था, खिलावन यादव थे,
इसके बाद आपका प्रमुख टोला में यादव टोला के अलावा राजपूत टोला भी था, ठीक है, उसमें राम कृपाल सिंह उसके वहां के मुखिया थे, हेड थे। इसके अलावा कायस्थ टोला था, कायस्थ टोला के हेड के रूप में यही थे विश्वनाथ प्रसाद। तो मेरीगंज जो गांव है वो कई टोलों में विभाजित था, बड़ा गांव था, और आपस में लोगों का संघर्ष और कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई भी हुआ करती थी कि हम गांव के प्रमुख रहेंगे तो हम गांव के प्रमुख रहेंगे। ये जो विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार होते हैं वो जमींदार के अंदर में रह करके काम करने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है, जमींदार के अंडर में रह करके काम करने वाले ये लोग होते हैं। बात समझ रहे हैं? उस समय चूंकि जमींदारी प्रथा थी, चूंकि उस समय देश आजाद होने वाला था, आजादी से पहले की ये घटना है ना। आपको पता है कि ये जो मैलांचल लिखा हुआ है वो आजादी से जस्ट कुछ दिन पहले की घटनाओं का जिक्र इसमें विशेष तौर पर किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो तहसीलदार होते हैं विश्वनाथ प्रसाद, तो तहसीलदारी इनका 3 पुसूत से चलता है। कितने पुसूत से? 3 पुसूत से। कितने पुसूत से? 3 पुसूत से इनका तहसीलदारी चलता है। ये जो डॉक्टर करा विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार होते हैं वो जमींदारी प्रथा का एक अंग होते हैं और जमींदारों को मालगुजारी वसूलने में या टैक्स वसूलने में ये कारगर रहते हैं। इनके पास लगभग 1000 बीघा जमीन हो गया है और फिर भी ये तहसीलदारी अभी करते आ रहे हैं 3 पुसूत से। इनकी हम कहानी बताएंगे। इनका सबसे जो बड़ा प्रतिद्वंदी है विश्वनाथ प्रसाद का वो है राम कृपाल सिंह। इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? राम कृपाल सिंह। इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? राम कृपाल सिंह। ठीक बात है। राम कृपाल सिंह जो होते हैं, कौन? राम कृपाल सिंह जो होते हैं इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं विश्वनाथ प्रसाद के। राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का है। राम कृपाल सिंह कौन से टोली का है? राजपूत टोली का है। राम कृपाल सिंह कौन से टोली का है? राजपूत टोली का है। वो हेड है राम कृपाल सिंह। राम कृपाल सिंह के दादा और विश्वनाथ प्रसाद के दादा, ये दोनों जो हैं अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहे थे। विश्वनाथ प्रसाद के जो दादाजी थे वो तहसीलदार थे। क्या थे? तहसीलदार थे। ठीक है। और इसके जो ये राम कृपाल सिंह थे जो राजपूत टोली के जो दादाजी थे, राजपूत टोली के जो हेड थे राम कृपाल सिंह, उनके जो दादाजी थे वो सिपाही पद पर थे। ठीक है। और वहां से दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था, झगड़ा शुरू हुआ था जो आज तक चलता आया है। विश्वनाथ प्रसाद और राम कृपाल सिंह में दोनों में संघर्ष बहुत भयंकर चलता है। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद जो हैं, देखिए राम कृपाल सिंह से इनका झगड़ा का वर्णन कर देता हूं। ये कौन से टोली के हेड है? तो ये जो है वो कायस्थ टोली के हेड है। कौन से टोली के? कायस्थ टोली के। कायस्थ टोली के ये क्या है? नेता है। कायस्थ टोली के ये क्या है? नेता है। ठीक है। उपन्यास के शुरुआत में ही जो है ये दिखाया हुआ है इनका, ये विश्वनाथ प्रसाद का उपन्यास जैसे ही शुरू होता है तो गांव में डिस्पेंसरी की स्थापना हो रही है। डिस्पेंसरी वाले आए हुए हैं गांव में। उपन्यास जैसे ही शुरू होता है तो गांव में डिस्पेंसरी की स्थापना होने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग आए हुए हैं। जो गांव की जो जमीन होती है उसकी पैमाइश हो रही होती है, कहां पर डिस्पेंसरी खुलेगा। उसी बीच गांव में जो है कोई अफवाह फैला देता है कि बहरा चेथरू को जो है वो पकड़ करके पुलिस ले गई है। और ये पुलिस वाले जो है वो बालदेव को भी पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि बालदेव चननपट्टी गांव का है और लगभग 2 साल जो है वो जेल में रह करके आया हुआ है, अपनी मौसी के यहां मेरीगंज में भाग करके आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो है विश्वनाथ प्रसाद, वो जो बाद में पता लगता है कि नहीं गड़बड़ है, बालदेव को लोग बांध करके ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले कहते हैं कि इसको बांध के क्यों लाए हो? तो उन लोगों को, गांव वालों को ये लगता है कि ये मिलिट्री वाले हैं। तो ये गांव वाले को क्या लगता है कि ये मिलिट्री वाले हैं, इसलिए जो है
गांव वाले को क्या लगता है मिलिट्री वाले हैं, 1 मिनट, गांव वाले को ये जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरीगंज जो गांव है वो क्या है कि मेरीगंज जो गांव है वो क्या है कि कई टोलों में विभाजित है, कई टोलों में क्या है विभाजित है। कायस्थ टोला का हेड विश्वनाथ प्रसाद हो गया, राजपूत टोला का हेड जो है रामकृपाल सिंह हो गए, और उसी प्रकार से जो है यादव टोला भी है, यादव टोला के बारे में भी बात करेंगे, और तो रामकृपाल सिंह की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो विश्वनाथ प्रसाद है उसका जो है विश्वनाथ प्रसाद की लड़ाई किससे होती है, रामकृपाल सिंह से। कौन से, राम कृपाल, कृपाल नहीं लिखता उन लोग, रामकृपाल से क्या होता है, रामकृपाल सिंह से संघर्ष होता है, रामकृपाल सिंह से संघर्ष होता है इनका। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ये आया हुआ है इसमें, ये इनका आया हुआ है। इसको करिया रंग से लिख देता हूं जिससे कि आपका, ये क्या होते हैं, रामकृपाल सिंह कौन होते हैं, राजपूत टोली के हेड होते हैं। कोई पूछेगा कि रामकृपाल सिंह कौन है, तो राजपूत टोली के ये क्या है, मुखिया होते हैं, हेड लिख दे रहा हूं, हेड होते हैं। इनके जो दादा होते हैं, किसके दादा, रामकृपाल के, तो इनके जो दादा होते हैं, इनके दादा रामकृपाल के जो दादा होते हैं, इनके दादा रानी चंपावती के यहां सिपाही होते हैं, सिपाही थे। ध्यान से समझिएगा, ये राजपूत टोली के हेड है, रामकृपाल सिंह के बारे में भी जानिए, और इनके जो दादा थे वो रानी चंपावती के सिपाही थे, वहां स्टेट में सिपाही थे। ध्यान से समझिएगा। अब ये इनके दादा रानी चंपावती के क्या थे, सिपाही थे। किसके, ये रामकृपाल सिंह के जो दादा थे। रामकृपाल सिंह अभी कौन है, राजपूत टोली का हेड है, राजपूत टोली का हेड है, और इनके जो दादा हैं वो रानी चंपावती, पुराने जमाने में रानी चंपावती थी। उसके पहले क्या होता था, पहले वो होता था ना, उसको क्या बोलते हैं कि रियासतें होती थी। तो उस रियासत का जो है एक हेड थी रानी चंपावती, रानी चंपावती के स्टेट का इसका जो है सिपाही थे ये रामकृपाल सिंह के दादा। बात समझिएगा, इनका पूर्वजों का लड़ाई था। और उसी रानी चंपावती के यहां तहसीलदारी करते थे विश्वनाथ के दादा। बात समझिए, ये बात समझिएगा, बात समझिएगा। अरे रामकृपाल सिंह आओ, ये विश्वनाथ प्रसाद क्यों लड़ रहा है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद के दादा और रामकृपाल सिंह के दादा, ये दोनों के दादा रानी चंपावती के यहां काम करते थे। बात समझिएगा, रानी चंपावती के यहां जो है वो ये रामकृपाल सिंह के दादा क्या थे, सिपाही थे, साधारण सिपाही थे। और ये जो विश्वनाथ के जो दादा थे उस समय भी उस तहसीलदार थे। अब होता ये है कि ये जो विश्वनाथ प्रसाद के जो दादा जो होते हैं, जो चंपावती के, रानी चंपावती के यहां तहसीलदारी करते हैं, वो एक बार धोखा दे देते हैं रानी चंपावती को, और रानी चंपावती को धोखा दे करके दूसरे जो रियासत होता है वो उसमें जाकर के वो मिल जाते हैं। उस सारा जो कागजात होता है रानी चंपावती का वो लेले देले चल जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो परबंगा एक जगह है, रियासत थी, उसमें परबंगा में चले जाते हैं, मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो परबंगा के क्षेत्र में चले जाकर के मिल जाते हैं। कौन मिल जाता है? ये जो विश्वनाथ प्रसाद के जो दादा होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। अच्छा, धोखेबाज नहीं होता तो 1000 का बीघा इसके पास संपत्ति होती। इसके दादा बाबूजी सब धोखेबाज थे, फरेबी थे। तो जुगाड़ करते करते तब ना इसके पास इतनी संपत्ति हुई, नहीं तो व्हाइट मनी किसी के पास इतना होता है क्या?
सब ठग थे। तो ऐसे कंडीशन में विश्वनाथ के जो दादा थे वो रानी चंपावती के यहाँ पहले तहसीलदार थे, लेकिन धोखा दे करके रानी चंपावती का सारा कागजात जो है लेकर के परबंगा भाग जाते हैं और परबंगा को सौंप देते हैं, परबंगा के राजा को। तो ऐसे कंडीशन में जो है रानी चंपावती केस हार जाती है और इनको बहुत रानी चंपावती को नुकसान होता है। लेकिन रामकृपाल सिंह अभी भी रानी चंपावती, जो रामकृपाल सिंह के जो दादा थे वो रानी चंपावती के यहां ही काम करते हैं। तो दोनों में हो गया ना विरोध, नहीं समझ गए। अब वो विश्वनाथ के दादा परबंगा के लिए काम कर रहे हैं और ये विश्वनाथ के बाबूजी भी परबंगा के लिए काम कर रहे थे और विश्वनाथ भी परबंगा के लिए ही काम कर रहा था, नहीं शर्मात के। तो विश्वनाथ परबंगा के लिए काम कर रहा था क्योंकि इसके बाबूजी और दादाजी दोनों परबंगा के लिए काम कर रहे थे, जबकि विश्वनाथ के दादाजी जो थे पहले ये भी चंपावती के यहां काम करते थे, धोखा दे करके जो है वो चले आए थे परबंगा में। अब लड़ाई क्यों चल रहा है आप समझ रहे हैं। ये दोनों रामकृपाल सिंह और विश्वनाथ सिंह दोनों के दादाजी एक ही रानी के अधीन में काम करते थे, लेकिन एगो जो कायस्थ जो था, जो विश्वनाथ प्रसाद का जो दादा था, वो धोखा दे करके परबंगा में चला गया था। इसीलिए जो है वो परबंगा के अधीन इन लोग जिंदगी बिता दिए विश्वनाथ प्रसाद। लेकिन रामकृपाल सिंह अभी भी जो है वो रानी चंपावती, रामकृपाल सिंह के जो दादाजी थे वो अभी भी चंपावती यहां ही काम कर रहे थे। चंपावती धीरे धीरे खत्म हो गई तो ये रामकृपाल सिंह का भी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गया क्योंकि इसके दादाजी और बाबूजी का भी स्थिति खराब हो गया। तो विश्वनाथ प्रसाद आगे निकल गए क्योंकि इसके दादाजी धोखा देकर के भाग गए थे और रामकृपाल सिंह थोड़े से पीछे छूट गए। तो दोनों के बीच संघर्ष चलता था कि गांव का हेड कौन रहेगा, कौन रहेगा। ऑब्वियसली विश्वनाथ प्रसाद के पास ज्यादा जमीन जायदाद था, ठीक है, क्योंकि इसके दादाजी धोखा दिए थे रानी चंपावती को। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे। बात समझ रहे कि नहीं? यहां तक बात समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझ रहे बात के। तो इस तरीके से ये विश्वनाथ प्रसाद थोड़े से इसलिए भी होशियार थे क्योंकि इनके जो पूर्वज थे और भी दादाजी से भी और पहले, तो विश्वनाथ प्रसाद के जो कुल खानदान वाले थे, पुराने जो पूर्वज थे, वो मुगल के यहाँ क्या करते थे कि वो करते थे, मुगलों के यहाँ क्या करते थे कि कलरकियाई करते थे। तो थोड़ा सा ये भी हम एक लाइन लिख देते हैं कि ये इनके दादा जो थे, मतलब दादा नहीं, इनके पूर्वज जो थे ये एक तो ये हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये बात हम दूसरा बता दिए। अब थोड़ा सा तीसरा बता रहे हैं। तीसरा बात यह है कि इनके जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज विश्वनाथ प्रसाद के जो पूर्वज थे, ठीक है, वो क्या थे कि ये मुगल के यहां थे, मुगल के दरबार में, मुगलों के दरबार में काम करते थे। दरबार में क्या करते थे? दरबार में लिखा पढ़ी का काम करते थे, लिखा पढ़ी करते थे। इसलिए ये खानदानी लोग होशियार थे। इसलिए इनका बाल बच्चा जो था ये क्या था कि खानदानी होशियार था। इस बात में कोई दो मत नहीं है। तो आपको सवाल आएगा कि किसके पूर्वज जो थे वो मुगलों के दरबार में काम किया करते थे। तो ये जो थे वो आपके विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार थे, उनके जो पूर्वज थे वो मुगलों के यहाँ काम किया करते थे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया। चौथा विश्वनाथ प्रसाद के बारे में ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी ये कहां पर ये काम कर रहे हैं, कहां पर? तहसीलदारी परबंगा में। क्यों? क्योंकि रानी चंपावती को धोखा दे करके इनके दादाजी परबंगा भाग गए थे। तो परबंगे को इन लोग अभी भी पकड़े हुए हैं और 3 पुसुत से परबंगा के लिए ही लोग काम करते। नहीं समझ बात के? 3 पुसुत से जो विश्वनाथ प्रसाद है वो परबंगा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यहां पर एक चीज और लिख दे रहा हूं कि ये जो भाई साहब हैं वो राजा परबंगा के लिए। तो चौथा चीज ये लिख दे रहा हूं, चौथी बात ये है कि ये भाई साहब राजा परबंगा के का है? तहसीलदार हैं, तहसीलदार। बाद में यद्यपि ये तहसीलदारी छोड़ देगा, तहसीलदार है, क्या है? तहसीलदार है। बाद में ये क्या कर देगा? ये छोड़ देगा। ये क्या कर देगा? ये छोड़ देगा। ये परबंगा के हैं और इसमें जो है
परबंगा है। और इसमें क्या है कि एक जगह पड़ता है, वो सर्किल जिसको बोलते हैं, कहां के सर्किल के हैं, तो ये सर्किल इनका जो पड़ जाता है थाना, ये पड़ता है मीनापुर। मीनापुर, तो मीनापुर के ये तहसीलदार हैं। तो ये आपको जो है एक और इंपॉर्टेंट बात हो गया कि ये कहां पर है, परबंगा के। तो ये फैक्चुअल यदि क्वेश्चन आता है कि विश्वनाथ प्रसाद कहां के जो है सो तहसीलदार थे, तो परबंगा के थे। कहां के तहसीलदार थे, परबंगा के थे। परबंगा के क्यों थे, परबंगा के क्यों थे, परबंगा 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 राजा परबंगा के यहां तहसीलदार है। सर्किल कौन पड़ता है, मीनापुर। सर्किल कौन पड़ता है, मीनापुर। तो परबंगा के यहां कैसे आए थे, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद के जो दादाजी थे, ठीक है, वो क्या किए थे कि रानी चंपावती के यहां से नौकरी छोड़ करके भाग गए थे। नौकरी क्या मतलब, जितना भी जैसे विभीषण नहीं था कि रावण के पास से भाग के सब भेद बता दिया था, उसी प्रकार से ये विश्वनाथ प्रसाद के दादाजी रानी चंपावती के यहां जो है काम करते थे, सारा कागज इनके पास था। जब केस हुआ परबंगा और रानी चंपावती के स्टेट में, इलाके में, तो परबंगा वाले इसलिए जीत गए क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद वाले, जो विश्वनाथ प्रसाद के जो दादाजी थे, वो रानी चंपावती का सारा जो है सो कागजात लेकर के परबंगा चले गए थे, परबंगा को बता दिए थे सर। तो परबंगा वाला जीत गया, तो इसका कुल खानदान बहुत आगे निकल गया। विश्वनाथ प्रसाद के जो ये दादाजी थे बहुत आगे निकले, फिर दादाजी, फिर इसके बाबूजी भी बहुत आगे निकले, और विश्वनाथ प्रसाद भी बहुत आगे निकल गए। अभी इनके पास 1000 बीघा से भी ज्यादा का जमीन है, ठीक है। तो ये भाई साहब, तहसीलदार कौन होता है, जो जमींदार के अधीनस्थ जो है वो काम कर रहा होता है, टैक्स वगैरह। इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, विश्वनाथ प्रसाद का उपन्यास में शुरू होता है, एंट्री होती है तब जब गांव में अफवाह फैला हुआ है, बहरा चेथरू को पकड़ी हुई है पुलिस, किसी ने झूठा कह दिया, झूठा, कोई पकड़ उकड़ नहीं रहा है। अब बालदेव को लोग पकड़ करके ले जाते हैं कि बालदेव जो है वो चरणपट्टी गांव का है, मौसी के यहां आया है, 2 साल जेल रह करके आया है, और ये खद्दड़ पहनता है और जय हिंद बोलता है, और ये जो है सो फिरारी सुराजी है। फिरारी सुराजी का मतलब कि फरार चल रहा है, और ये स्वराजी है, ये स्वराज का मांग करता है, जय हिंद बोलता है साहब, और खादी पहनता है, ये प्योर कांग्रेसी है। इसको पकड़ करके फिर से जेल में डाल लीजिए, ये ठीक आदमी नहीं है, ये यादव टोला का नाम बदनाम कर रहा है और पूरे मेरीगंज का नाम बदनाम कर रहा है। चूंकि वो वहां का था नहीं, एगो बुढ़िया थी, उसी के यहाँ आया हुआ था, क्योंकि उसके जो बलदेव थे वो बलदेव यादव टोला में आया था, तो चूंकि उसकी वहां एक बुढ़िया सिर्फ मौसी थी, मौसी के यहाँ, क्योंकि माँ बाप सब खत्म हो गए थे, तो अपनी मौसी के यहाँ आया था, उसको लोग पकड़ करके और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने ले गए थे। उसी समय विश्वनाथ प्रसाद जो है वो डाली लेकर के जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको कहानी कुछ बुझा जाए, समझ में आ जाए, थोड़ा सा घुमावदार कहानी है, बात नहीं समझिएगा, कहानी में सब समझ जाइए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कुल मिला करके फणीश्वर नाथ रेणु का कहना है कि उस समय गांव का क्या हाल था, क्या मंजर था, जाति में पूरा गांव विभाजित था, कैसे लोग मारामारी करते थे, कैसे एक दूसरे को दबाते हुए आगे निकल जाना चाहते हैं, कैसे कोई ज्योतिषी है, कोई महंत है, पंडित है, तो कैसे ऊपर से बड़ा बढ़िया टीका पूजा लगा करके बढ़िया आदमी बना हुआ है, और अंदर से एक घटिया व्यक्ति है। महंत सेवादास की बात हो, चाहे रामदास की बात हो, उसी प्रकार से चाहे ज्योतिषी की बात हो, सारे लोग तो थोड़ा थोड़ा गोदान से मिलता जुलता है। गोदान में दाता दिन माता दिन जैसे थे, उसी तरीके से यहां पर सेवादास, महंत सेवादास या रामदास हैं या ज्योतिषी है, ठीक है, उसका बेटा ज्योतिषी का राम लहरेन है। तो उस तरीके से क्या क्या स्थिति वो बन पड़ रही है। तो यहां पर कायस्थ टोला का हेड जो है वो विश्वनाथ प्रसाद है, राजपूत टोली का हेड राम कृपाल सिंह है। इनके जो ये इनके जो पूर्वज थे वो किस तरीके से, वो जिसके पूर्वज बाबा परदादा जुगाड़ कर लिए, वो अपना कुछ घोटाला कर दिए, तो उसका आज नाती पोता को देखिए, विश्वनाथ प्रसाद के दादाजी धोखा दिए थे रानी चंपावती को, तो आज देखिए विश्वनाथ प्रसाद कहां है, 3 है, बेटी जो है सो थोड़ा सा गड़बड़ा गई है।
पूर्वज इसके मुगलों में दरबार में रहते थे। राजा परबंगा का ये तहसीलदार इस है अभी भी, क्योंकि इसके पूर्वज भी थे। और ये सर्किल कौन सा पड़ता है? मीनापुर। तो ये थोड़ा सा एक क्या है, ये सर्किल जो मीनापुर जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक प्रकार से फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। गांव का ये मुख्य मनीन आदमी है, मतलब कि एक बड़ा प्रमुख आदमी है। कौन? ये विश्वनाथ प्रसाद। इसी के यहां डॉक्टर प्रशांत चाय पीने के लिए सिर्फ जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि चाय और कहीं मिलती नहीं है अच्छी, और जो बढ़िया पत्ता डाल करके जो चाय इनके यहां बनता है किसी के यहां नहीं बनता है ना, कड़क चाय जिसको बोला जाता है। तो डॉक्टर प्रशांत जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चूंकि डाली लेकर के तो पहले ही चल गया था, चाहे कोई हो, ये तो डाली लेकर के विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एगो खस्सी लेकर के पहले ही चला गया था खुश करने के लिए। तो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों से परिचित हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले जो परिचित हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या, ये डॉक्टर से परिचय हो गया। और विश्वनाथ प्रसाद के साथ ही उठक बैठक होता था, उठन बैठन होता था डॉक्टर प्रशांत का। तो डॉक्टर प्रशांत किसके यहाँ अक्सर चाय पीने आते थे? तो डॉक्टर प्रशांत अक्सर जो है वो कायस्थ टोली का जो हेड है, मुखिया विश्वनाथ प्रसाद, उसके यहां डॉक्टर प्रशांत चाय पीने के लिए आते थे। तो गांव का एक प्रमुख व्यक्ति में से एक है विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद का संघर्ष रामकृपाल सिंह से चलता है, जो राजपूत टोली का हेड रहता है रामकृपाल सिंह। राजकृपाल सिंह से थोड़ा सा ये आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके पहले से ही पूर्वज जो थे वो मुगल के दरबारी थे, मुगलों के यहां काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम। तो पढ़े लिखे लोग तो ये थे ही विश्वनाथ प्रसाद के खानदान वाले। तो थोड़ा सा आगे ये निकल गया था। तो डॉक्टर प्रशांत किसके यहां चाय पीने के लिए आते थे? तो एक लाइन बस लिख दे रहा हूं कि डॉक्टर प्रशांत जो थे, आप इसको लिखते चलिएगा, डॉक्टर प्रशांत बस इन्हीं के यहां, सिर्फ इन्हीं के यहां क्या करने आते थे? चाय पीते थे। अब चाय का मतलब आप चाय मत समझिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो है वो आपका सिर्फ चाय पीने, मतलब कि अपना लेवल का उसी को मानता होगा। मतलब लगता होगा जिसको नहीं कि मन विचार मिलता है, थोड़ा सा एक लेवल मिलता है, तो लोग ऐसा करते हैं। तो लेवल ये मिलता होगा डॉक्टर प्रशांत का कि भाई ठीक है, चूंकि डॉक्टर प्रशांत भी तो बाहर पढ़ लिख करके आया है ना, तो इसके यहां इसको थोड़ा सा एक लगता होगा कि चलो भाई एक लेवल का है इन लोग, नहीं समझ गए? तो इस तरीके का। तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो सिर्फ इसी के यहां क्या करता है? चाय पीता है। ये पहले भी आप लोग जान गए हैं। और चाय पीते पीते जो है वो कमली के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ये बात है। थोड़ा सा एक चीज और लिख दे रहा हूं, पांचवी बात की, ये जो थे वो इनके 3 पुसुत जो थे, 3 पुसुत मैंने समझ रहे ना, 3 खानदान से, 3 पुसुत से ये क्या कर रहे थे? तहसीलदारी कर रहे थे। तहसीलदारी। इनके पास जमीन कितनी थी? इसलिए इनके पास जमीन जो थी 1000 बीघा थी। 1000 बीघे की जमीन का ये मालिक था। 1000 बीघा का जमीन का लगभग ये मालिक था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये 5वां चीज ये वाला जो है 6ठा चीज हो गया। ये कौन सा चीज हो गया? ये 6ठा चीज हो गया। चलिए यहां लिख देता हूं, ये 6ठा चीज हो गया। पहला चीज बताए कि कायस्थ टोली का ये नेता है। दूसरा चीज बताया कि रामकृपाल सिंह से कैसे इसका संघर्ष हो रहा है और क्यों हो रहा है। तीसरा चीज बताया कि इसके जो पूर्वज थे वो मुगलों के यहां काम करते थे। चौथा चीज बताया कि राजा परबंगा के यहां ये तहसीलदार है और सर्किल जो है वो मीनापुर पड़ रहा है। ठीक है। पांचवा चीज बताया कि ये जो है इसके 3 पुसुत से, कितना पुसुत से? 3 पुसुत, 3 पुस्त लिख दे रहा हूं, 3 पुस्त से जो है ये तहसीलदारी करते हैं। एक चीज बताया कि डॉक्टर प्रशांत जो है वो क्या करते हैं? चाय सिर्फ किसके यहां पढ़ते हैं, पीते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत जो है चाय सिर्फ जो है वो इसी के यहां, विश्वनाथ प्रसाद के यहां पीते थे चाय, मतलब उठन बैठन था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि बड़े अवसरवादी और होशियार व्यक्ति थे। कैसे पता चलता है? एक वो आता है एक प्रकार से उपन्यास में, एक प्रकार से इस तरीके से चर्चा है कि एक बार नेताजी आए हुए थे, मंत्री जी, चूंकि उस समय चुनाव भी होता है, ध्यान दीजिएगा,
उस समय कांग्रेस उस समय जो कह सकते हैं कि आजादी से पहले 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, और उसी के आधार पर जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही जो है 1937 के आसपास में चुनाव होता है। उसके बाद फिर कई बार चुनाव होते हैं। कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार में जो है सो सरकार भी बनती है आजादी से पहले। बात समझने का प्रयास करिएगा। तो आप ये मत भ्रम में रहिएगा कि आजादी से पहले कुछ होता ही नहीं होगा, बस अंग्रेज आते होंगे, लाठी से मारते होंगे और सब ले जाते होंगे, या जैसे एकदम गुलाम का मतलब कि बांध बांध के रखते होंगे, ऐसे भी नहीं चल रहा था। वो अपने तरीके से शासन अंग्रेज चला रहे थे। और सच पूछिए कि अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को ही जो है वो भारत आजाद होने के बाद भी जो है वो लगभग सब वही उतार दिया गया। बस बागडोर खाली गोरे जो लोग थे उसके हाथों से निकल करके जो भारतीयों के हाथों में आ गया। नहीं तो वही संसदीय व्यवस्था, वही लोकसभा, वही राज्यसभा, तमाम प्रकार का नौटंकी सब वही हुआ जो आज तक चलता आ रहा है। तो अंग्रेजों को आप ये मत समझिएगा कि बांध ओंध के रखते होंगे भारतीयों को और मारते, सो नहीं। वो उस समय भी धीरे धीरे भारतवासियों को जो है वो चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था, सरकार बन रही थी, कांग्रेस वाले बहुत आगे निकल गए थे। और भी अन्य प्रकार की पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, आप कालीचरण को जान रहे हैं, पहले कांग्रेसी था, फिर बाद में समाजवादी पार्टी से जुड़ गया था। तो कांग्रेस तो उस समय पूरे एकदम छाई हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बता रहा था कि जैसे ये जो विश्वनाथ प्रसाद हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद के यहां एक बार जो है खमहार लगा हुआ था। खमहार बोलते हैं कि एक प्रकार से ये विश्वनाथ प्रसाद चूंकि बहुत बड़े नेता, ये बहुत बड़े चूंकि तहसीलदार जमींदार होते हैं ना, जमींदार बहुत ज्यादा इनके पास जमीन होती है, तो ये खमहार लगाते हैं गांव में। खमहार एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या उसको बोल सकते हैं, सभी को बुलाकर एक आयोजन होता था, ठीक है। इन्हीं के देख रेख में वो हर साल खमहार होता था। तो खमहार जो है वो जब लगा विश्वनाथ प्रसाद के नेतृत्व में ही, तो मंत्री साहब को भी बुलाया गया, मंत्री जी को। मंत्री वो कांग्रेस वाले थे, ध्यान समझिएगा। तो जब मंत्री जी आए तो विश्वनाथ प्रसाद को बहुत खरी खोटी सुनाए, कहे कि तुम कुत्ते की दुम हो, तुम सबके सामने। वहां पर खिलावन यादव भी हैं जो यादव टोली के हेड हैं, रामकृपाल बाबू भी हैं, ये दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ध्यान समझिएगा। खिलावन यादव और रामकृपाल सिंह। खिलावन यादव कौन है? जो यादव टोले का मुखिया है। रामकृपाल सिंह कौन है? जो राजपूत टोले का मुखिया है। और ये कायस्थ टोले का हेड तो विश्वनाथ प्रसाद ही है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, इसलिए जो है वो खमहार जो लगता है वो इसी के नेतृत्व में लगता है, ठीक है। तो खमहार जब लगा हुआ है तो नेताजी भी आए हुए हैं, मंत्री जी, ध्यान से समझिएगा। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये जो विश्वनाथ है ये कुत्ते का दुम है, और ये खूब खरी खोटी गाली गलौज सब कर देते हैं। दिमाग गड़बड़ा जाता है उनका, मतलब गर्म हो जाता है। तो ये जो विश्वनाथ प्रसाद होते हैं वो ही हंस रहे होते हैं, ध्यान समझिएगा। मतलब ये हंसते हैं और सारे लोग सुन रहे हैं कि इनकी बेइज्जती हो रही है, फिर भी हंसी में टाल देते हैं। इनको पता है कि इनसे हम पूर्ण नहीं पाएंगे और इनको कुछ कहना है कि खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जो है ये कितने बड़े अवसरवादी हैं, ये आप समझिए कि ये दिमाग लगा लेते हैं कि ये मेरे से बड़ा है। मतलब कि तो यही है कि कहा जाता है कि चालाक व्यक्ति जो होता है वो समय समय पे कभी शेर बन के घूमता है, और कभी कभी जब उससे भी बड़ा सवा शेर आ जाता है तो लोमड़ी बन करके दुबक करके जी हुजूरी कर लेता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक नेपोलियन बोनापार्ट था जो इतिहास में कहा था कि राजा को जो है वो शेर की भांति साहसी भी होना चाहिए और वक्त आने पर लोमड़ी की भांति चालाकी भी दिखाना चाहिए, माने लोमड़ी भी बन जाना चाहिए। तो इनमें ये बात कूट कूट के भरा हुआ था। गांव में दबंगई करते थे, बाकी सभी लोगों को पूरने नहीं देते थे, लेकिन जब नेताजी आए थे तो नेताजी के सामने जो है वो खरी खोटी सुनने के बाद भी जी हुजूरी करते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो विश्वनाथ प्रसाद एक प्रकार से कुटिल, चालाक और होशियार और अवसरवादी व्यक्ति भी थे। कहां पर क्या करना है इनको एग्जैक्टली पता था।
नहीं जन्मवाद के, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल दे रहा हूं कि ये अवसरवादी थे। कैसा थे ये? अवसरवादी थे। तो सातवां एक हेडिंग डाल दे रहा हूं, सातवां, कि ये कैसे थे? अवसरवादी थे। अवसरवादी प्लस चालाक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? अवसरवादी प्लस चालाक व्यक्ति थे। और इसको हम करिया रंग से घर में बना दे रहे हैं। ये कैसे थे? अवसरवादी थे प्लस चालाक व्यक्ति थे। ये सातवां में हमने बताया। क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि जब खमहार इनके यहां लगा हुआ था, खमहार, तो खमहार में जो है वो नेताजी द्वारा भला बुरा कहने पर भी, एग्जाम्पल यही है कि भला बुरा कहने पर भी, भला बुरा सुनने पर भी हंसते रहे। क्या रहे? हंसते रहे। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार के ये व्यक्ति थे। क्या थे? ये किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो सातवां चीज में आप इनके बारे में ये जानकारी रखिए। एक प्रकार से कहानी हो गया, तो कहानी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, समझ में इसी तरीके से आएगा कि हो क्या रहा था मैलांचल में। विश्वनाथ प्रसाद अंततः जो है वो तहसीलदारी छोड़ देते हैं। तहसीलदारी छोड़ते हैं, इनका कहना यह होता है कि ये जो मीनापुर सर्किल है उसका नया जो अभी आया है अध्यक्ष जो बना है, जिसके अंदर में हमको तहसीलदारी करना है, वो बहुत निर्दयी और क्रूर और अत्याचारी है। वो कहते हैं कि नादिर शाह का भतीजा है, उसी के खानदान का है, और वो बहुत जो है वो बड़ा वो है, क्या उसको बोलते हैं, एक अत्याचारी टाइप से। तो उसके साथ हम गांव वालों को लूटेंगे तब ना, परेशान करेंगे तब। तो वो आते हैं डॉक्टर प्रशांत को कहते हैं कि डॉक्टर बाबू हम ये पाप का गठरी फेंक दिए। तो कहते हैं कि मतलब समझे नहीं, ये पाप का गठरी फेंक दिए मतलब? तो आज से तहसीलदारी छोड़ दिए। तो काहे छोड़ दिए? तो ये जो मीनापुर सर्किल का जो अभी हेड आया है वो नादिर शाह का जो है वो भतीजा है, और वो इतना ज्यादा जुल्म करता है कि उसके पाप में हम भागीदारी नहीं बनेंगे, हमको नहीं चाहिए तहसीलदारी। बात समझ गए? बाद में लेखक जो है, उपन्यासकार जो है, वो इस बात को स्पष्ट करा देते हैं कि ये समय और परिस्थिति को देखते हुए छोड़ दिए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई नौकरी कर रहा है दरोगा की आज के डेट में, और उसके घर में ठेकेदारी होती है, बात समझ लीजिएगा, या कोई अन्य नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई दरोगा या कुछ अन्य ही नौकरी कर रहा है, उसके घर में बढ़िया ठेकेदारी का काम चल रहा है। तो वो क्या कर दिया कि पुलिस दरोगा की नौकरी छोड़ करके भाग गया। क्यों? क्योंकि आज दरोगाई में वो फायदा नहीं है, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया, जैसे ही पैसा मांगेगा वैसे ही सब जो है सो कैमरा रिकॉर्ड करके भेज देता है। तो आज के डेट में वो अब नहीं हो पाएगा। तो वो कई लोग छोड़ करके कहते हैं कि हमरा से सब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि वो फायदा अब नहीं है जो पहले फायदा होता था। तो बात वही सेम हो गया कि विश्वनाथ प्रसाद इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इनको वो फायदा अब नहीं हो रहा था जो इनके बाबूजी और दादाजी को हुआ करता था। अब जो है मामला थोड़ा सा अलग। अब ये खुद कहते हैं कि युग जमाना बहुत बदल गया, अब चीजें बहुत बदल गई। अच्छा, हर बार हर काल में लोगों को लगता है कि जमाना बहुत बदल गया। अभी हम लोगों को लग रहा है कि बहुत युग जमाना बदल गया, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। जबकि आज के 20 साल 40 साल बाद हमारे जो ये होंगे पीढ़ी वाले लोग, वो कहेंगे कि हम लोग कितने ट्रेडिशनल थे और उस समय कितना ज्यादा पुराना मेथड से चलता था, पता नहीं उस समय क्या हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरीके की कहानी हो रही। तो विश्वनाथ प्रसाद लास्ट में क्या कर देते हैं कि तहसीलदारी छोड़ देते हैं, और ये डॉक्टर प्रशांत को कहते हैं कि हम पाप की गठरी फेंक आए, हमको तहसीलदारी नहीं करनी है। आप ये जान लीजिए कि तहसीलदारी छोड़ने के बाद भी गांव के जो लोग थे, जो नया जो तहसीलदार बने, हरगौरी सिंह जो राजपूत टोली से था, तो हरगौरी सिंह के वो बनने के बाद, तहसीलदार बनने के बाद जो है वो हरगौरी सिंह के यहां लोग नहीं जाते हैं। गांव के लोग जी हुजूरी करने के लिए इसी के यहां आते हैं। कहते हैं कि नमक तेल हमारा हरगौरी सिंह नहीं चलाता है। चूंकि ये विश्वनाथ प्रसाद में थोड़ी मोड़ी कुछ अपनवत भाव भी रहता है,
क्योंकि बाद में ये और भी बहुत लास्ट में विश्वनाथ प्रसाद गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के आह्वान पर, ये जो कई लोगों का जो जमीन हड़पा हुआ था वो दे देता है। मतलब मिला जुला करके कहीं ना कहीं अच्छाई भी थी इसके अंदर। तो ओवरऑल ये है कि जब एक बार कालीचरण का कहानी है कि कालीचरण कह दिया कि कोई जो है वो ये अंगूठा लगा करके जो है सो वो निकालने नहीं जाएगा, क्या उसको बोलते हैं जो नून तेल होता है, डीलर टाइप का कुछ जो होता है। तो ऐसे में सारे लोग जब मना कर दिए तो फिर और कोई उनको ये क्या उसको बोलते हैं, बाकी लोग जो होते हैं मदद करने वाले, वो कोई जब मदद नहीं करता है गांव वालों को, तो उस समय विश्वनाथ प्रसाद ही गांव वालों को मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहानी आया है। तो कहने का मतलब कि जैसे नहीं होता है कि शान में, आन बान शान में जो है, जब गांव वाले जो हैं वो किसी के समक्ष नहीं झुकने को तैयार थे, तो उस समय विश्वनाथ प्रसाद ही मदद करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद समय समय पर, ओवरऑल यही कहानी है कि विश्वनाथ प्रसाद समय समय पर गांव वालों को सपोर्ट भी करते हैं, समझ गए। तो ऐसे में जो नया तहसीलदार जो नियुक्त होता है, उसके यहां लोग जो हैं वो न जा करके इसी के माने जब खमहार उम्हार का आयोजन होता है तो उसके यहां कोई नहीं जुटता है, विश्वनाथ प्रसाद के यहां ही सारे लोग आ जाते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद का जो 3 पुसूत से जो एक तहसीलदारी चल रहा था, उसका भी छाप था, 1000 बीघे का मालिक था। तो समय समय पर थोड़े मोड़े, जैसे नहीं होता है कि गरगुवार का एक पैर टूटता है तो क्या होता है, समय समय पर अपना उतना में से थोड़ा मोड़ा दे भी देता था, तो बहुत ज्यादा इसको नुकसान नहीं होता था। बाकी लोग इसके तुलना में बहुत ज्यादा संपन्न थे नहीं, तो बाकी लोगों का औकात उतना नहीं था कि जो है सो बाकी लोग इससे टक्कर विश्वनाथ प्रसाद से ले पाए। तो ये क्या कर दिए थे, लास्ट में क्या कर दिए थे, तहसीलदारी छोड़ दिए थे। देखिए कहानी बहुत लंबा चौड़न है, 400 पेज का फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल है। सभी कहानी का एक एक प्रसंग यदि सुनाया जाए तो 2 महीना कम से कम लगेगा, नहीं समझ गए। तो ऐसे में जो भी प्रमुख प्रमुख प्रसंग हैं, प्रमुख प्रमुख पात्रों के माध्यम से उसको हम कहेंगे ही कहेंगे, जिससे कि लगभग लगभग सारी चीजें धरा जाए। नहीं समझ पा रहे हैं बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? तो इस तरीके से तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वो क्या होता है कि विश्वनाथ प्रसाद लास्ट में तहसीलदारी छोड़ देते हैं। तो एक और हेडिंग आप बना सकते हैं कि तहसीलदारी को क्या कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तहसीलदारी छोड़ देते हैं। तहसील, जबकि 3 पुसूत से चल रहा था तहसीलदारी, यो ध्यान रखना है, तहसीलदारी छोड़ देता है। छोड़ के किसको क्या बताता है, तहसीलदारी ये छोड़ देता है। अंततः जो है वो तहसीलदारी ये क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये कौनवां हो गया, 8वां बात ये हम बता रहे हैं। ये आपको हम 8वां बात बताए कि ये तहसीलदारी क्या कर दिए, ये भाई साहब छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए आपको पता है। तहसीलदारी छोड़ने के बाद ये बताए कि जो नया मैनेजर है, नया मैनेजर कहां का, यहां देखिए मीनापुर सर्किल का नहीं तहसीलदार था, जो परबंगा के अधीन आता था। नहीं समझ रहे बात के, ये विश्वनाथ प्रसाद के बाबूजी और इनके दादाजी और तीनों पीढ़ी परबंगा राजा के अधीन जो एक मानिक मीनापुर सर्किल था, उसके यहां ये लोग काम कर रहे थे। तो मीनापुर सर्किल में जो इनके ऊपर जो आया था अध्यक्ष, नहीं बात के, जिनके अंडर में ये विश्वनाथ को काम करना था, वो कह रहे थे कि नादिर शाह का जो है सो भतीजा है। ठीक है, ये कह रहे थे नया मैनेजर जो है वो क्या है, नादिर शाह का। ठीक है, नादिर शाह का इनका मानना था कि नादिर शाह का भतीजा है। ठीक है, इसलिए ये छोड़ दिए। और सबसे पहले किसको बताए, डॉक्टर को बताए। सबसे पहले किसको बताए हैं, डॉक्टर को बताए हैं। सबसे पहले किसको बताए हैं, डॉक्टर को बताए हैं। बात समझ रहे कि नहीं? डॉक्टर के है, डॉक्टर प्रशांत को बताते हैं। इसके बाद हरगौरी सिंह तहसीलदार बनता है, लेकिन हरगौरी सिंह उतना अपनवत्व लोगों का दिल जीत नहीं पाता है, हरगौरी सिंह, जितना कि ये जो थे विश्वनाथ प्रसाद जीते हुए थे। मतलब ये बुरे थे फिर भी ठीक थे, मत के बुरे थे फिर भी ठीक थे। तो हरगौरी सिंह नया, यदि सवाल आ जाता है नया तहसीलदार कौन बना था, तो नया तहसीलदार जो था
वो ये नवा मैं बता रहा हूं कि नवा ये नया तहसीलदार कौन बना था? तो नया तहसीलदार जो था वो था हरगौरी सिंह। कौन रहेगा नया तहसीलदार? कौन रहेगा नया तहसीलदार जो बनता है वो कौन रहेगा? हरगौरी सिंह। नया तहसीलदार गौरी सिंह। लेकिन फिर भी जो है, फिर भी जनता जो है, जगह नहीं है तो फिर भी जनता क्या करती है, गांव की जो होती है वो इसी को ज्यादा प्रेम करती है। गांधी जी के कहने पर कुछ लोगों का जो जमीन लूटे हुए थे ये वापिस कर देते हैं। एक ये लास्ट बात हम बता रहे हैं, ठीक है। गांधी जी के कहने पर ये क्या करते हैं, 10वां इंपोर्टेंट बात है, इससे इतना से आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो गांधी जी के आह्वान पर क्या कर देते हैं, आह्वान पर ये कर देते हैं कि किसानों के नीलाम जमीन को वापस कर देते हैं। ये 10वां हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये 10वां हो गया, ठीक है। ये हो गया 10वां हो गया। ये क्या हो गया? 10वां हो गया। ये क्या हो गया? 10वां हो गया। ये क्या हो गया? 10वां हो गया। तो इस तरीके से आप देखें, ये विश्वनाथ प्रसाद का कहानी था, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद का कम से कम इतना तो आपको जानना पड़ेगा, तब आपको विश्वनाथ प्रसाद। अभी विश्वनाथ प्रसाद के बारे में बात कर लिए, कालीचरण के बारे में बात कर लिए, डॉक्टर प्रशांत के बारे में बात कर लिए। ये महत्वपूर्ण चीजों को आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग जरा सा बात करेंगे। अब एक दिन में को बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस विधि से पढ़ाने में भी बहुत टाइम, बहुत बड़ा उपन्यास है। एक चीज जान लीजिए, पीजीटी पढ़ाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। बहुत जगह पर कोई पीजीटी पढ़ाई नहीं किया। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि आसान काम नहीं है। या तो फिर घिसा पीटा ऐसे ही बता दिया जाए, जिससे फिर कह दिया जाए कि आप तैयार कर लीजिए, टेस्ट वोस्ट ले लिया जाए, हो गया, कहानी खत्म। पढ़ाने वाला जो बात है कि एक एक चीज बच्चों की तरह पढ़ाने वाला, यह आसान काम नहीं है। और यहां पलामू, गढ़वा, डाल्टनगंज के छात्रों को, विशेष करके पूरे झारखंड के छात्रों को न पढ़ाया जाए, कहियो जिंदगी में नहीं पास होंगे। क्योंकि कारण यह नहीं है कि यहां के स्टूडेंट कमजोर हैं, कारण यह नहीं है कि यहां के स्टूडेंट मेहनती नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि एकेडमिक बहुत खराब है। क्योंकि उनको कभी भी ग्रेजुएशन और पीजी करने का कायदे से मौका ही नहीं मिला, तो कभी कायदे से पढ़े नहीं और एग्जाम नहीं दिए। हां, थोड़ी बहुत उनको जानकारी है, जिस विषय से बीए एमए किए हैं उस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन विधिवत जानकारी नहीं हुई है। क्योंकि अब जैसे आप मान लीजिए, हम लोग बीएचयू में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां पर क्या होता था कि जैसे सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं 15 दिन पर 20 दिन पर टेस्ट होता है पढ़ा के, वैसे सेम होता है। तो वही चक्कर में हम लोग पढ़ जाते थे। नहीं तो वहां कोई बहुत काबिल नहीं था कि एकदम पढ़ेगा, बहुत मेहनती था, सो नहीं था। वहां का सिस्टम अलग था, यहां का सिस्टम थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो इसलिए जो है यहां इतना गड़बड़ी है कि मतलब कि पूरा बात न बताया जाए तो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खैर, तो विश्वनाथ प्रसाद के अलावा जो है हम लोग किसकी बात करेंगे? विश्वनाथ प्रसाद के अलावा हम लोग बालदेव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बालदेव की बात करेंगे। बालदेव की बात करेंगे हम लोग। विश्वनाथ प्रसाद के अलावा किसकी बात करेंगे? बालदेव की बात करेंगे। बालदेव की जहां तक बात है, तो बालदेव जो है सो एक व्यक्ति है जिसकी शुरुआत में ही जो है एंट्री इसकी भी हो जाती है। अभी तो विश्वनाथ से भी पहले इसकी एंट्री होती है। कैसे? ये चननपट्टी गांव का है, मौसी के यहां आया हुआ है, तो इसी की वजह से गांव में हल्ला होता है
इसी को लोग पकड़ करके जो है गांव वाले यादव टोली, ये यादव टोली का सदस्य है। यादव टोली में एक बुढ़िया मौसी है, उसके यहां आकर के रह रहा है। चंदनपट्टी में इसके माँ और बाप दोनों गुजर गए हैं। चंदनपट्टी एक प्रसिद्ध गांव है जहां पर गांव गांव घर घर में चरखा है और थोड़ा सा फेमस और प्रसिद्ध गांव है। कांग्रेस का बहुत भयंकर प्रभाव है और पूरे राज्य में पटना तक चंदनपट्टी जाना जाता है। तो ये बालदेव का कॉन्सेप्ट आता है कि हम आए हैं अपनी मौसी के यहां मेरीगंज में और मेरीगंज गांव को चंदनपट्टी के जैसा बनाएंगे। तो ये बड़ा निष्ठावान और विनम्र व्यक्ति होता है और बालदेव भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। बालदेव का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा जो है वो कालीचरण से मिलता जुलता है। कालीचरण से ये कम फेमस नहीं था। कालीचरण भी एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर तक निकल गया था। बहुत पैसा नहीं था लेकिन वैल्यू बहुत गांव में था। बालदेव भी बहुत पैसा नहीं था इसके पास लेकिन बहुत आगे तक निकल गया था अपनी प्रतिभा और अपने स्वभाव की वजह से। यह भी नेता टाइप से था, कालीचरण भी नेता ही करता था। तो इसका आपको यदि मैच कराना है तो कालीचरण से आप मैच करा सकते हैं। यद्यपि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था कालीचरण की तुलना में, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपका इसका व्यक्तित्व आप देखिएगा मैच करेगा ये बालदेव का। तो बालदेव जो होता है वो शुरू में इसके पिताजी बहुत पहले ही गुजर जाते हैं चंदनपट्टी में। बालदेव की यह कहानी है। इसके पिताजी बहुत पहले जब गुजर जाते हैं तो होता यह है कि इसकी मां कुछ दिन इसका पालन पोषण करती है। तो इसको लोग टुअरा टुअरा कहते हैं। टुअर का मतलब अनाथ को बोला जाता है। मां को यह चीज बहुत खराब लगता है कि इसको टुअर क्यों कहते हो, कि मैं तो अभी जिंदा हूं ना। तो इस तरीके से जो है वो बालदेव का लालन पालन पोषण करती है, लेकिन वो भी कुछ समय बाद मर जाती है। इसके बाद यह जो है वो अपनी मौसी के यहां आ जाता है। मौसी का घर कहां है? मेरीगंज में। तो बालदेव जो है वो मौसी के यहां आ जाता है। मौसी के यहां जब आता है, बुढ़िया इसकी एक है मौसी जो यादव टोले में है ना, यादव टोले में। तो जब ये आता है तभी ये इसको जो है 2 साल ये जेल में भी चला गया था। ठीक है, 2 साल जेल में रह के वाकई में आया है। यादव टोली के लोग इसको पकड़ करके ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समक्ष। वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो डॉक्टर प्रशांत जो आए थे ना, वो सब जमीन की पैमाइश हो रही थी, कहां पर कैसे क्या लगेगा, मलेरिया वगैरह के बारे में। लोगों को लगता है, मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं, लोगों को यह लगता है कि ये बालदेव के कारण पुलिस आई हुई है। नहीं तो यहां पर तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी पुलिस यहां पर नहीं आई थी। पुलिस का आना बहुत खराब माना जाता था। अब गांव में बहुत गड़बड़ी होगा। बालदेव आया है दूसरे गांव से, इसलिए बालदेव का पीछा करते हुए पुलिस आई होगी। अब किसी ने हला कर दिया कि चेथरू को पकड़ करके, बहरा चेथरू जो है उसको पकड़ करके पुलिस ले गई है। इसी में बालदेव को, मैं बार बार कह रहा हूं कि बालदेव को लोग पकड़ करके, ये उपन्यास में शुरुआत में ही ये कहानी है, बालदेव को पकड़ करके और लोग ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समक्ष। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले कहते हैं कि इसको कहे पकड़ के ले लाए हो, इसको हटाओ, इसको। उसमें से एक आदमी इसको पहचान लेता है बालदेव को, कहता है कि अरे ये तो बलदेवा है, इसको छोड़ो। तो इसको छोड़वा उड़वा देता है। इसके बाद फिर ये जी हुजूरी करता है, फिर थोड़ा थोड़ा ये भी प्रसिद्ध हो जाता है। यादव टोला के लोग बाद में क्या करते हैं, माफी मांगते हैं कि भाई ये गड़बड़ी हो गया, हम लोगों को भ्रम हो गया था, हम लोगों को लगा कि इसके पीछे पुलिस आई हुई है। ये बड़ा विनम्र स्वभाव का भी रहता है। इसके बारे में और डिटेल में धीरे धीरे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट बना बना करके। तो ये उपन्यास के शुरुआत में ही जो है बड़ा नाटकीय ढंग से इसका अवतरण होता है। तो पहला चीज ये है कि उपन्यास के शुरुआत में ही जो है, पहला चीज ये है कि उपन्यास के प्रारंभ में ही, शुरू में ही नाटकीय ढंग से इसका अवतरण होता है। यदि सवाल यह पूछ लेता है कि उपन्यास के प्रारंभ में ही नाटकीय ढंग से अवतरण किसका होता है, तो आप यह कह सकते हैं कि नाटकीय ढंग से अवतरण जो है बालदेव का होता है। कैसे? क्योंकि बालदेव को जो गांव वाले थे, यादव टोली वाले, ये समझ लिए थे कि इसी के पीछे पुलिस आई है, इसलिए इसको पहले ही पकड़ करके यदि पुलिस के हवाले कर देंगे तो पुलिस में वाहवाही होगी और गांव सुरक्षित रहेगा, हमारा यादव टोला। नहीं समझ गए? जैसे आपके यहां कोई डाकू, कोई नक्सली कुछ और है तो अपराधी, तो उसको आप पकड़ के हवाले कर देते हैं तो आपको प्राइज मिलता है ना। उसी तरीके से लोग समझे कि प्राइज देगा कुछ
उन लोग मिलिट्री वाला। लेकिन वहां पर तो हो गया, बाद में पता चला कि अरे ये तो मेडिकल वाले आए हैं, ये तो पुलिस थोड़ी है। तो इस तरीके से जो है, तो उपन्यास शुरू में ही इसको पकड़ उकड़ करके लोग ले जाते हैं। बालदेव का ये एंट्री होता है, ये दूसरे गांव का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मेरीगंज में, आपको पता है मेरीगंज में क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में। मेरीगंज में क्या बनने वाला होता है, अस्पताल बनने वाला होता है। तो अस्पताल हेतु क्या होता है कि जमीन की पैमाइश हो रही होती है, जमीन की पैमाइश। तो जमीन की जो पैमाइश होती है उसमें क्यों होती है, कौन करता है, तो जमीन की पैमाइश जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी करते हैं, कर्मचारी करने के लिए आते हैं। उसी समय जो है, उसी समय कोई अफवाह फैला देता है कि जो बहरा चेथरू है उसको पकड़ करके ले गई है पुलिस। लेकिन लिख दे रहा हूं, लेकिन अफवाह फैल जाता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समक्ष, अफवाह की बहरा चेथरू बेथरू को जो है पुलिस ले गई है। पुलिस क्या कर ली, पुलिस पकड़ ली, एक ये अफवाह है। और इसको भी पकड़ने वाली है, बालदेव को। तो इसलिए बालदेव को लोग क्या कर दिए, इसलिए बालदेव को क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिया। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं। और इसको कहा गया कि हुजूर ये खद्दड़ पहनता है, खद्दड़ माने खादी पहनता है और जय हिंद बोलता है। ये कहानी हम बार बार कह रहे हैं, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। ये क्या पहनता है, किसके बारे में कहा गया था, कुछ आप समझिए। चूंकि आंचलिक उपन्यास है, गांव देहात की प्योर जो भाषा होती है उसको डायरेक्ट महिला अंचल में एकदम वैसी ही शब्द सा उतार दिया है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो इसको कहा गया गांव वालों ने कहा, यादव या गांव वालों ने ये कहा, गांव वालों ने कहा कि बलदेव क्या है, सुराजी है, सुराजी। अब सुराजी में सिंपल सुराजी नहीं, फरारी सुराजी, माने फरार चल रहा है। और क्या बोलता है, ये जय हिंद बोलता है, जय हिंद बोलता है, प्लस क्या है, ये जय हिंद बोलता है और क्या है, खद्दड़ पहनता है, खद्दड़ पहनता है। ये थोड़ा सा हम डिटेल लिख दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बलदेव के साथ शुरुआत में हुआ क्या था, शुरुआत में ही क्या हुआ था बलदेव के साथ, ये आपको समझना जरूरी है। शुरुआत में ही बलदेव के साथ क्या हुआ ये आपको समझना जरूरी है। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं। बालदेव के साथ शुरुआत में ही क्या हुआ ये आपको जानना जरूरी है। तो बालदेव के साथ ऐसा हो गया। चूंकि बालदेव का जो बचपन था वो क्या था कि बड़ा अभावग्रस्त बीता था। उसके मां बाप नहीं थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अनाथ ये था। तो एक लाइन और इसमें लिख दे रहा हूं। दूसरा, ये तो पहला हो गया इसको जानने के लिए। दूसरा जो था ये था कि आप कह सकते हैं कि अनाथ था। ये कैसा था, अनाथ था। अनाथ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मां बाप शुरू में तो थे ही। इसको हम ये कह सकते हैं कि अभावग्रस्त बचपन। अभावग्रस्त बचपन क्यों था इसका, अभावग्रस्त बचपन क्यों था, क्योंकि बाप शुरुआत में ही मर गया था। इसके पिता की मृत्यु प्रारंभ में ही जब बहुत छोटा था तभी हो गई थी और माता की भी मृत्यु कुछ दिनों के बाद हो गई थी। तब ये भैंस चराता था। ये क्या चराता था, भैंस चराता था। और भैंस जिसके यहां चराता था इसका नाक में दम करके लोग रखे हुए थे। दो बुढ़वा बुढ़िया जो है इसको बहुत मारता था, औंगरी बजवाता था, गोड़ हाथ चिपवाता था और इसकी पिटाई भी करता था। ये कभी कभी जब बड़ा होता है तो याद कर करके भावुक हो जाता है कि हमारे साथ क्या क्या उन लोगों ने किया। यद्यपि ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद बहुत पैसा वाला हो गया है, लेकिन फिर भी बचपन में ही जो है इसका बहुत बचपना का दुरुपयोग हो जाता है।
क्या हो जाता है, बहुत दुरुपयोग होता है, बहुत लोग इसको मारते पीटते हैं, बड्डी पिटाया है ये, ठीक है। तो ये अभावग्रस्त इसका बचपन कैसे बीता, दूसरे कलम से लिखता हूं। अभावग्रस्त बचपन इसलिए बीता क्योंकि बाप जो है, बाप प्लस मां दोनों लिख दे रहा हूं, मर गए थे, मर गए थे। बाप बहुत पहले मर गया था, मां बाद में मरी थी, मां पालन पोषण इसका की थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे में जो है, ऐसे में जो है एक अजोधी भगत थे, अजोधी, अजोधी भगत, भगत के यहां क्या करता था, ये भैंस चराता था। क्या करता था, भैंस चराता था, भैंस चराता था, और उसको ये बहुत मारते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बालदेव जो था वो थोड़ा सा, इसका बचपन बड़ा अजीब सा बीता, और इसको जो है वो भैंस चराते चराते इसका जिंदगी बीत गया। बाद में मौसी उसी के यहां आया, तो मौसी के यहां जैसे तैसे देखिए रहे कि पकड़ा के चला गया था। तो इस तरीके से इस बालदेव का जिंदगी चल रहा है। बालदेव का आगे ये कहानी होता है कि बालदेव प्रेरित हो जाता है, दो पति पत्नी नेता होते हैं, नेता क्या होते हैं, मतलब छोटे लेवल के नेता होते हैं, उनसे इतना प्रेरित हो जाता है कि ये कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रयास करता है। तो तीसरा हमारा हेडिंग इसमें ये हो सकता है कि ये किसकी प्रेरणा से जो है कांग्रेस ज्वाइन करता है, ये कांग्रेसी हो जाता है। पहले तो ये जानिए कि ये कांग्रेसी है, ये क्या है, कांग्रेसी है। यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये कांग्रेसी है। क्या करता है, कांग्रेसी बन जाता है, कांग्रेसी बना। तो किसकी प्रेरणा से बना, क्या ये बन जाता है, कांग्रेसी बन जाता है। क्या क्या बन जाता है, कांग्रेसी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कांग्रेसी बन जाता है। तो एक व्यक्ति होते हैं, दोनों पति पत्नी कांग्रेसी होते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के, ठीक है, उनसे क्या करके, प्रेरणा लेकर के, काला कलम से लिख देता हूं, राम किशन, याद रखिएगा, राम किशन बाबू उनको बोलते हैं, प्लस उनकी पत्नी होती है, पत्नी होती है माएजी, माएजी, ये उनकी पत्नी होती है। तो कांग्रेसी बना किसकी प्रेरणा से, तो रामकिशन बाबू और माएजी की प्रेरणा से। किसकी किसके प्रेरणा से, रामकिशन बाबू और माएजी की प्रेरणा से। रामकिशन की ही पत्नी थी माएजी, और माएजी का बड़ा योगदान होता है। माएजी गांव गांव में जा करके जो है वो क्या करती हैं कि लोगों को मोटिवेट करती हैं, भारत माता की जयकारी लगाती हैं, और भारत को आजाद दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करती है माएजी। तो माएजी, चूंकि होता यह है कि इसकी मां तो मर गई, अब बाप का साया तो था नहीं, तो बाप का उतना प्रेम तो कभी देखा नहीं, लेकिन मां से इसको बड़ा प्रेम था, और मां मर गई। तो जब मां मरी तो उसके बाद ये माएजी का जो एक भावनात्मक जो भाषण जो सुना, तो ये बड़ा प्रेरित हो गया। इसको लगा कि चूंकि भारत माता जो है वो को आजाद कराने के लिए उन लोगों ने कहा कि भारत माता रो रही है और भारत माता को आजाद कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में जो है सो इसको एक बड़ा अंदर से फील हुआ कि हमको मतलब अपनी मां से भारत माता को कनेक्ट कर लिया, और भारत माता रो रही मतलब मेरी मां रो रही है। ऐसे में ये कांग्रेसी बन गया प्रेरणा से। तो रामकिशन बाबू और माएजी जो उनकी पत्नी थी, उनकी प्रेरणा से ये क्या बना था, कांग्रेसी बना था। क्या बन गया था, कांग्रेसी बन गया था। एक जो है इन लोग गीत गाते हैं, माएजी एगो गीत गाती है, माएजी एक गीत गाती है। माएजी ये क्या करती है, गीत गाती है। गीत जो है सो कुछ इस तरीके से रहेगा कि गंगा रे जमुनुआ रे, गंगा रे जमुनुआ रे, गंगा रे जमुनुआ रे, गंगा रे जमुनुआ रे, जमुनुआ के धार नैना से नीर बहे, नैना से नीर बही, और फूटल फूटल भरथिया, फूटल भरथिया के भाग, भारत माता रोई रही, भारत माता रोई रही। मेरी बात के, गंगा रे जमुनुआ रे,
जमुनुआ के घर नैना से नीर बही, माने गंगा हो चाहे जमुनुआ हो, उसके घर में जो नैन है मतलब आंख से जो है सो नीर बह रहा है, मतलब आंसू बह रहे हैं। फूटल भरतिया के भाग, माने भारत के भाग फूटा हुआ है। भारत माता रोई रही, भारत माता रोई रही, मतलब भारत माता रो रही है। ठीक है, तो इससे कुछ एक भावनात्मक जो है इस तरीके से, ये की कौन है, ये माए जी जो थी, जो रामकिशन बाबू की पत्नी है। तो माए जी का ये बात सुन करके ये भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि रामकिशन बाबू, हमारा एक नाम सुराजी में लिख लीजिए, हम भी सुराजी बनेंगे। तो ये जा करके अपना नाम चढ़वा देता है सुराजी में, मतलब स्वराजी हो जाता है, मतलब स्वराज के मांग के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो। तो इस समय चूंकि 1945-47 की ये बात है ये सब, तो उस समय सारे लोग गांधी के प्रभाव में थे। उस समय गोली बंदूक नहीं चल रहा था, चूंकि उस समय एक सोशलिस्ट पार्टी पहले थी, उस समय भी काम कर रही थी, तो रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके की जो पार्टियां थी उस भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वगैरह वगैरह के टाइम में जो है वो थी, जो 1900 आप मान के चल सकते हैं 30-35 से पहले की ही घटना है। वो 1930-35 में ही जो है वो खूब मारामारी मारधाड़ होता है, गोली बंदूक हिंसा, और उससे विशेष फायदा नहीं होता है। फिर गांधी जी का बड़ा प्रभाव चलता है। 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन होता है, कुछ नहीं करना था। भारत छोड़ो का आंदोलन में भी लोग वही बहिष्कार करते हैं, मतलब कि कपड़ा अपने से पहनेंगे बना करके, चरखा चलाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, वही जो असहयोग और सविनय आंदोलन में हुआ था। समझ रहे कि नहीं? ये बालदेव जो होता है वो कांग्रेसी बन जाता है, मोटिवेट होकर के जो है माए जी और रामकिशन बाबू के ये में नेतृत्व में। ये बालदेव का यदि आप कैरेक्टर का यदि और देखिएगा तो बालदेव एक विशुद्ध रूप से विनम्र व्यक्ति है और सेवा भाव रखता है। क्या करता है? सेवा भाव रखता है। तो ये विनम्र भी है और क्या करता है? सेवा भाव भी रखता है। तो बालदेव क्या करता है कि ये विनम्र है और सेवा भाव रखता है। तो एक और हेडिंग रख सकते हैं कि इसको सेवा भाव था, सेवा भाव। बालदेव को क्या है? सेवा भाव है। कैसे सेवा भाव है? तो होता यह है कि जब अस्पताल खुल रहा होता है शुरुआत में ही, तो बालदेव को तो लोग गलती से पकड़ के लेकर के चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले होते हैं पहचान लेते हैं इसको, तो फिर कहते हैं कि इसको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो जिम्मेदारी ये बड़ा बढ़िया से निभाता है। बालदेव और विश्वनाथ ये दोनों वहां जो खुल रहा होता है अस्पताल, उसमें काफी मदद करते हैं। विश्वनाथ का तो अपना चक्कर था क्योंकि ये तहसीलदार था, इसलिए मदद किया। बाकी ब्राह्मण टोली के लोग मदद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ज्योतिषी जो था, है ना, और राजपूत टोली वाले भी, ब्राह्मण टोली वाले और राजपूत टोली वाले अस्पताल खुलने का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को, ब्राह्मण टोली यद्यपि वहां स्ट्रांग नहीं था, उनकी जनसंख्या कम थी। ज्योतिषी के प्रभाव में आकर के जो ज्योतिषी था उसने ये कह दिया था कि ये हैजा का सुई देता है डॉक्टर प्रशांत, इसलिए इनके अस्पताल खोलने के चक्कर में आप लोग मत रहिए। लेकिन फिर भी जो है ये बालदेव और विश्वनाथ जो है मदद कर रहा था। आप देखिए कि जाकर के मार खंसी वसी खिला रहा है। बालदेव जो है वो भी मदद करता है। वो गलती से उसको लोग पकड़ करके ले जाते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने, तो कहता है लोग कि 7 दिन में सारा इंतजाम करना है, ये फीता कटाएगा, ओपन होने वाला है। तो इस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये काफी दिन रात एक करके मेहनत करके जो है निस्वार्थ भाव से और अस्पताल खुलवाने में ये मदद करता है। तो गांव का बड़ा इसको है कि चननपट्टी गांव के जैसा हम बना देंगे। जो मेरा गांव जो चननपट्टी था, अब वहां ये रह नहीं रहा, मौसी के यहां आ गया है, तो है कि चननपट्टी गांव के जैसा भी जो है मेरीगंज बनना चाहिए। तो उसके लिए ये काफी सपोर्ट करता है। तो कुछ कहीं पर अच्छा हो रहा होता है तो यहां पर ये सपोर्ट करता है, क्योंकि बालदेव को कोई विशेष स्वार्थ है ये नहीं है, इसके पास कुछ है ये नहीं है, ना जमीन ना जायदाद ना और कुछ, तो ये सपोर्ट लोगों को कर रहा होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बालदेव में सेवा भाव है। जब अस्पताल खुलता है तो क्या करता है? अस्पताल बनने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। दूसरी बात यह है कि
जो है इसके सेवा भाव को देख करके जो यादव टोली के जो खिलावन यादव होते हैं वो इसको अपने यहां रख लेते हैं। उनकी वाइफ और ये जो ये होती है वाइफ बोलती है कि देखो तुम्हारी मौसी यहाँ है तो तुम भी हमारे कहीं ना कहीं रिलेटिव ही लगोगे। तो इस तरीके से तुम्हारे पे थोड़ा सा लोगों ने, गांव वालों ने शक किया, पुलिस में पकड़ करके दे दिया था। ओवरऑल ये है कि खिलावन यादव मुखिया थे वो टोला के, यादव टोला के। तो जो खिलावन यादव थे वो इसको अपने यहां जगह दे दिए। तो इसके सेवा भाव को देखते हुए ही जो है वो जो खिलावन यादव थे वो क्या कर दिए थे कि अपने यहां इसको जगह दे दिए थे। तो एक लाइन और आपको लिख लेना चाहिए कि इसको जो है इसके सेवा भाव को देखते हुए, इसके सेवा भाव को देखते हुए, जो खिलावन यादव थे, कौन यादव थे? खिलावन यादव अपने घर में इसको घर में रख लिए थे, घर में रखने लगे थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा विनम्र स्वभाव का भी था, सिर्फ सेवा भाव नहीं था इसमें, ये विनम्र व्यक्ति था, बहुत विनम्र था। विनम्र कैसे था ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसा था? विनम्र था। ये कैसा था? विनम्र था। विनम्र ऐसे था कि जैसे एक बार राजपूत टोली वाले और ब्राह्मण टोली वाले इसको नहीं देखना चाह रहे थे, क्योंकि गांव में आया है दूसरे जगह से और गांव का नेता बन गया है। तो इसको चिढ़ाते रहते हैं, व्यंग कसते रहते हैं। ये जब भी उनके टोला से या आसपास से कभी कोई समारोह कहीं कुछ हो गया तो इस पर टोंट कसते रहते हैं। कहते कार्य नेतवा, ऐसे ऐसे कर करके कुछ तरीके से तुम तो नेता बन गए हो, इस तरीके से कुछ इसको कहते रहते हैं। फिर भी ये सभी को विनम्रता से ही जवाब देता है। कहता है कि माई बाप, हम तो छोटे आदमी हैं, हम कहां से नेता बन गए। नेता तो मान लीजिए आप लोग का काम है नेता ही करना जो है, और हम तो छोटे आदमी हैं। तो ऐसे में हमारा काम तो सेवा करना है। हम तो चाहते हैं कि गांव जो है मेरीगंज जो चरणपट्टी के जैसा बन जाए, और हमारा कोई विशेष स्वार्थ है नहीं। तो हरगौरी सिंह एक बार क्या करता है कि इसको कुछ भला बुरा कह देता है। किसको? ये बालदेव को, है ना, अंट बंट। तो यादव टोली में ये अफवाह फैल जाता है फिर से कि हरगौरी सिंह पकड़ के बालदेवा को बड़ी मार मारा है। हरगौरी सिंह बालदेवा को पकड़ के बड़ी मार मारा है। यादव टोला वाले लाठी, भाला, गड़ासा, बरछा लेकर के तैयार हो जाते हैं कि अब की हरगौरी सिंह को पता लगा देंगे। तो ऐसे में ये रास्ते में इन लोगों को मिलता है, इसको पता भी नहीं है कि मेरी वजह से मार होने वाला है। तो ये लोगों को धर लेता है, कहते कहां जा रहे हो? तो मारेंगे आज जो है सो राजपूत टोली वालों को पता चला देंगे। तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि कौवा कान लेकर के उड़ेगा, यदि कोई कह देगा तो तुम कौवा को देखने जाओगे कि कान देखोगे? तुम हमको देखो ना, हमको कहां मारा है, हमको मर भी नहीं किया है। तो वो कहता है कि लड़ाई झगड़ा में फायदा नहीं है। तो विनम्र स्वभाव का भी होता है, अहिंसावादी भी होता है, गांधी के सिद्धांतों को बड़ी पालन करता है। तो कांग्रेस में इसको बड़ी निष्ठा भाव रहता है। और कांग्रेस को फर्जी कांग्रेसी नहीं रहता है, बड़ा कांग्रेस के विचारधाराओं का अनुसरण करता है। कहता है कि गांधी जी तो ये तो नहीं सिखाए हैं कि कोई कुछ कह दिया तो उसको जाकर के मार झगड़ा करने लगे, भाला गणासा बरछा, ये ऐसा तो ठीक नहीं है, इससे तो और नुकसान ही होगा हमारे देश का। तो ऐसे में ये उन लोगों को मना लेता है। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये होता है कि बालदेव एक होशियार व्यक्ति था, सज्जन पुरुष था। तो यहां पर ये आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण टोला के, थोड़ा सा बस लिख दे रहा हूं कि ब्राह्मण टोला के, ये जो ब्राह्मण टोला के जो लोग थे, ब्राह्मण टोला प्लस राजपूत टोला वाले इससे क्या करते थे? इससे नफरत करते थे या ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये गांव का जो है सो क्या बन गया है, गांव का ये मुखिया बन गया है, ला करके गांव का वो बन गया, मुखिया नहीं, गांव का नेता बन गया है। तो इससे ये ईर्ष्या करते थे। फिर भी ये झगड़ा नहीं होने देता था, झगड़ा नहीं करता था, फिर भी जो है झगड़ा नहीं करता था। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बालदेव के बारे में एक चीज और इसके कैरेक्टर में है
कि महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। बालदेव जो है महिलाओं का क्या करता है, बहुत सम्मान करता है। महिलाओं को, जैसे विवेकानंद एक व्यक्ति थे, हुए थे, तो एक बार उनका वो लेने के लिए, क्या उसको बोलते हैं, विवेकानंद कहा जाता है, इस प्रकार से कहानी है। विवेकानंद का वो करने के लिए कि वाकई में सन्यासी है क्या है, तो कुछ लोग उनको जो है, कुछ वेश्याओं को जो है वो पकड़ के बंद कर देते हैं, दो तीन तीन वेश्याओं को उनके ओ में, क्या उसको बोलते हैं, कमरे में, और उसके बाद उनके साथ गलत सलत व्यवहार। तो ऐसे में वो सबको माँ माँ कह करके उनको माँ याद आ जाती है। जैसे ही महिला को देखते हैं तो माँ अपना जो है सो वो पैर पे गिर पड़ते हैं, माँ उनको दिखाई देने लगता है। कुछ इसी प्रकार से इनमें भी था, बालदेव में। क्योंकि बालदेव की माँ मरी थी, तो बालदेव मातृ प्रेम का भूखा था। तो महिला में इसको सिर्फ मातृ प्रेम सूझता था, माता सोचती थी। महिलाओं को, किसी भी स्त्री को ये पत्नी या प्रेमिका के रूप में देख ही नहीं पाया। तो इसके साथ बहुत गड़बड़ी होता था। बालदेव जैसे ही किसी महिला को देखता था तो इसको अपनी मां दिखाई देने लगती थी। ये बहुत गड़बड़ी था इसका। लक्ष्मी के साथ बाद में प्रेम संबंध रहा, तो लक्ष्मी को भी एक बार जो है वो क्या कर दिया कि पैर पर गिर गया था। लक्ष्मी को भी ये देख करके इसको माए दिखाई देती थी। बात समझने की नहीं, लक्ष्मी नहीं जानते हैं, लक्ष्मी जो सेवादास के यहां रह रही थी, नहीं बात बुझ रहे कि नहीं समझे, सेवादास के यहां रह रही थी, आप समझते होंगे। तो ऐसे में जो है लक्ष्मी के पैरों पर ये क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो एक बार उसी तरीके से कहानी होती है, भले तो ये लिख देता हूं, नहीं तो मैं ध्यान से हट जाएगा, कि नारी से क्या रहता है, इसको मातृ प्रेम रहता है। नारी से क्या रहता है, इसको मातृ प्रेम रहता है। एक मिनट, नारी से क्या रहता है, एक और हेडिंग दे देता हूं कि नारी से, महिलाओं से मातृ प्रेम रहता है। महिलाओं से इसको क्या रहता है, मातृ प्रेम रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको, तो होता यह है, एक बार की ये कहानी है कि लक्ष्मी के साथ कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। इसी बीच जो है ये लक्ष्मी के पैरों पर गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज चूंकि सेवादास जो होता है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, दांत वांत उसके टूट गए हैं, सेवादास के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात कभी करेंगे। तो सेवादास का दांत वगैरह टूट गया है, लेकिन एक नंबर का कामी पुरुष है। कामी आप समझते होंगे। तो सेवादास जो है वो उसको बुजुर्गा अवस्था में भी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक आकर्षण है, और लक्ष्मी को वो पाल पोस रहा था। वो भी केस लड़ करके जीता था, लक्ष्मी को पाया था। क्योंकि उसके जो बाबूजी थे वो महंत, ये क्या उसको बोलते हैं, सेवा करते थे महंतों का, तो मर गए थे। तो फिर दो महंत लड़ाई लड़ने लगे थे कि ये लक्ष्मी किसके अंडर में जाएगी। तो लक्ष्मी जो है वो क्या हो गई कि अंततः जो है सेवादास के अंडर में आई, सेविका बनी। तो फिर लक्ष्मी जो दासी बनी, शुरू में ये वकील को ये वादा किए थे कि हम इसको पाल पोस करके बड़ा करेंगे और इसको बेटी की तरह रखेंगे और इसका विवाह शादी कर देंगे। लेकिन बाद में वो जो बूढ़े व्यक्ति जो सेवादास होते हैं, जो महंत होते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है और वो लक्ष्मी को जो है सो दासी बना लेते हैं, पत्नी टाइप से उसको बना लेते हैं। तो ये एक गड़बड़ी होती है सेवादास की। तो सेवादास एक बुजुर्गावस्था पहुंच गए हैं, बावजूद जो है उनकी ये स्थिति है। तो लक्ष्मी के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। अंततः लक्ष्मी का हाथ थामता है बालदेव जो है। तो बालदेव के साथ ये बैठ करके जो है सो बात कर रही होती है। तो बालदेव को चूंकि महिलाओं में माता सूझता है, तो ये पैर पर जो है सो पड़ गया, लक्ष्मी के ही पैर पर पड़ गया, ये माता समझ करके। कौन, ये बालदेव। तो जो है सो क्या उसको बोलते हैं, सेवादास उधर से आए। सेवादास कहे कि एक भंडारी रहता है, कहते भंडारी भंडारी दौड़ो दौड़ो, ये बलदेवा पगला गया।
तो लक्ष्मी का पैर पकड़ लिया, बलदेवा पगला गया। तो ऐसे कंडीशन में जो है भंडारी तो दौड़ करके आता है, तो उसको कुछ लोग ये कहते हैं कि मलेरिया जो है सो एक के बार में खत्म हो जाए, तो 7 दिन का दवाई मिला था, तो इसलिए पगला गया था कि 7 दिन का जो दवा मिला था किसको, ये बालदेव को, तो बालदेव एक ही दिन में 7 दवाई खा गया था कि क्या हो जाए कि मलेरिया एक बार में ठीक हो जाए। मैंने 7 दिन का दवाई जो है वो एक ही दिन गटक गया था, जिससे कि दवाई मैंने पूरा मलेरिया साफे हो जाए, एकदम जल जाए पूरा जो जो भी मलेरिया का जो जीवाणु विषाणु है। तो कुल मिला करके यद्यपि वो प्रोटोजोआ ये से होता है, आप जानते हैं, मादा एनफ्लिस मच्छर से। तो नारी से मातृ प्रेम इसको था। कई प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, मतलब जिससे विवाह होने को है ना, उसके पैर पे वो गिर गया जो है, माता उसको याद आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि बालदेव का क्या कैरेक्टर था। बालदेव का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा कालीचरण से मिलता था। कालीचरण यद्यपि ये कसम खाया था कि हमको महिलाओं से 5 हाथ की दूरी पे रहना है, क्योंकि हमको कुश्ती लड़ना है, अपना जो है कुछ अलग उसका सोच था। लेकिन बालदेव का अलग था, ये इसका इसलिए ऐसा स्वभाव हो गया था क्योंकि इसकी मां जो है वो लालन पालन करते करते मर गई थी। तो इसको मां का प्रेम, जो एक ममत्व जिसको कहते हैं, ममता, उतना कायदे से मिला नहीं। तो महिलाओं के प्रति एक इसको अलग भाव था बचपन से ही। हर व्यक्ति के जिंदगी का प्रभाव बचपन का जो होता है, आप लोग तो बीएड किए हैं मेरे से, झारखंड टेट का क्लास किए हैं, तो आपको सी टेट का तो आइडिया है कि बाल्या अवस्था या शैशवावस्था में जो घटना जो घटती है वो टीन एज में या प्रौढ़ावस्था में जाकर के प्रभावित करती है। तो बालदेव जो था वो नारी से मातृ प्रेम इसलिए रखता था क्योंकि इसकी मां बचपन में मर गई थी, इस प्रकार का था। तो वो भंडारी भंडारी करके चिल्लाता है क्योंकि, तो एक बार बस यही छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल में आप ये है कि लक्ष्मी के भी, लक्ष्मी जो कि इसकी प्रेमिका टाइप से हो जाती है बाद में, तो लक्ष्मी के भी जो है वो पैर पर क्या कर जाता है, गिर जाता है। उसके पहले भी जो है बहुत प्रकार की कहानी है। लक्ष्मी के शरीर से गंध आ रहा होता है, तो ये उसको इसको कैसा गंध, तो लक्ष्मी के शरीर से इसको जो है अगरबत्ती और धूप का गंध आता है। तब ये समझ लेता है कि लगता है कि कोई काली माँ या दुर्गा माता का जो है सो कोई वो है, क्योंकि तब चूंकि तो दिन भर महंत के यहाँ रहती थी और दिन भर जो है सो वही अगरबत्ती धूप जलाती थी, क्योंकि महंत सेवादास अनरा गए थे। बाद में सेवादास का आंख लगभग खराब हो चुका था, तो सेवादास अनहरा गए थे, दांत भी टूट गया था और उनको दमे की भी बीमारी थी। तो तमाम प्रकार की समस्या थी, बावजूद जो है वो महिलाओं के प्रति आकर्षण था और लक्ष्मी के प्रति काफी आकर्षण था सेवादास का, ये है। तो ये बात है। तो लक्ष्मी का वही हम कहानी कह रहे थे कि लक्ष्मी के पास एक बार जब बैठा था बालदेव बगल में, तो उसको अगरबत्ती जब आया तो तभी वो मान लिया था कि कुछ लगता है कि कोई भगवान का कुछ माता जय भगवान, तो कुछ उस तरीके से। तो बालदेव कुछ दूसरे किस्म का व्यक्ति था। तो इससे आपको कुछ कुछ अंदाजा लगता होगा कि कहानी चल क्या रहा है, महिला अंचल में हो क्या रहा है। बहुत बड़ा उपन्यास है, लेकिन इसके माध्यम से हमको उम्मीद है कि लगभग सभी कैरेक्टर का जो भी महत्वपूर्ण घटना है वो चर्चा हो ही जाएगी और सवाल बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक बात है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करके कहानी तो सुनना ही पड़ता है ना। तो कुल मिला करके आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करिए, सही है काम, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको समझ में विद्यार्थीगण ये बताइए कि आया कि नहीं। इसका हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। आज की क्लास कहानी टाइप से है। आज बेसिकली हमने आपको विश्वनाथ और बालदेव के बारे में बताया। ये सब बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, 350 के आसपास कैरेक्टर हैं, पात्र, सभी का थोड़ी इतना वर्णन होगा। अब 2 3 4 और बस कैरेक्टर होंगे जिनका वर्णन करने से लगभग महिला अंचल उपन्यास का हम लोग जो है वो चौहदी, इनका जो है सो हम लोग एक प्रकार से फेरी जिसको कहते हैं वो मार लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसके बाद इसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या पहलू था उसका विश्लेषण करेंगे, जिससे कि महिला अंचल हम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर सवाल बनाएंगे, नहीं समझ गए बात के, बात समझे ना। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही क्लास करते रहिए, समझते चलिए। तो विश्वनाथ प्रसाद और बलदेव का आज कहानी हुआ। इसके माध्यम से पूरे महिला अंचल के बारे में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु वाकई में कहना क्या चाह रहे थे।
तो हम लिखते चलते हैं, जिससे कि आपको एकदम जैसे हवा हवाई में कहानी सुनाएंगे तो सत्यनारायण भगवान टाइप का हो जाएगा, बालदेव वासुदेव में घुस जाएगा, और वासुदेव बालदेव कालीचरण में घुस जाएगा, और कालीचरण का डॉक्टर प्रशांत याद आने लगेगा। इसलिए कुछ लिखते रहते हैं, आप भी आप नोट करते रहें, और इसका हम स्क्रीनशॉट भी भेजते रहते हैं। तो आज की क्लास को हम इतने पे खत्म करते हैं। आप पढ़ते रहिए, आप थोड़ा सा मेमोराइज करते रहिए कौन क्या कैसे है, ठीक है। कुछ गड़बड़ी होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहां पर क्या कैसे है, ठीक है। ऐसी पढ़ते रहिए तो समझ में आते रहेगा और सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। आज की क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आप सभी का।